हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 9th साइंस का चैप्टर 2 जिसका नाम है वर्क एंड एनर्जी। वर्क एंड एनर्जी की पूरी थ्योरी मैंने फर्स्ट 2 लेक्चर्स में आपको सिखा दी। थर्ड लेक्चर में मैंने सॉल्व्ड एग्जांपल्स और न्यूमेरिकल जो पीछे दिए हुए टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइजेज में, जो क्वेश्चंस टेक्स्ट बुक में दिए हैं अंदर थ्योरी के बीच में, वो सब मैंने आपको सॉल्व करा दिए। आज लेक्चर 4 में हम लोग वर्क एंड एनर्जी के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, जो एक्सरसाइजेज हैं पीछे वो सॉल्व करेंगे। शुरू करते हैं। एक्सरसाइजेज में फर्स्ट क्वेश्चन है राइट डिटेल्ड आंसर्स, और उसका ए दिया हुआ है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। इसके ऊपर हमने बहुत ज्यादा डिस्कस किया था थियरी में। कैसे लिखेंगे इसका आंसर? पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? इट इज बिकॉज ऑफ इट्स स्पेसिफिक स्टेट और पोजिशन। पूरा डेफिनेशन लिखना, द एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स स्पेसिफिक स्टेट और पोजिशन इज कॉल्ड इट्स पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? एनर्जी विच एन ऑब्जेक्ट हैज बिकॉज ऑफ इट्स मोशन। मोशन यहाँ पे कीवर्ड है, और यहां पे क्या कीवर्ड है? स्पेसिफिक स्टेट या फिर पोजीशन। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? mgh। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ mv²। करेक्ट। और एग्जांपल देख लो, अ स्ट्रेच स्प्रिंग। मैंने आपको थियरी में भी स्प्रिंग का बताया था एग्जांपल। स्प्रिंग आप ऐसे ही पकड़े रहोगे तो उसको कुछ ही नहीं होता, लेकिन उसको दबाओगे और फिर छोड़ दोगे तो जंप मारता है ना, बिकॉज जब उसको आप स्ट्रेच करते हो, दबाते हो या स्ट्रेच करते हो, तो उसमें एनर्जी स्टोर हो जाती है। वाटर का भी एग्जांपल मैंने बहुत बार दिया। वाटर स्टोर्ड एट अ हाइट ऑल्सो हैज पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का एग्जांपल एकदम इजी है। कुछ भी चीज मूव होती हुई दिखी तो काइनेटिक एनर्जी। बच्चा भाग रहा है, काइनेटिक एनर्जी। मूविंग कार, काइनेटिक एनर्जी। फ्लोइंग वाटर, ऑल ऑफ दीज हैव काइनेटिक एनर्जी। तो ये 3 पॉइंट्स लिख दिए यहाँ पे। 3 लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। सेकंड देखते हैं क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में दिया है डिराइव द फॉर्मूला फॉर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v। मतलब आपको ये वाला फॉर्मूला डिराइव करना है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv²। यही है ना? तो ये आपको डिराइव करना है। मैंने आपको लेक्चर 2 में ऑलरेडी बताया, याद है? चलो देख लेते हैं एक बार वो भी। ये मैंने आपको बताया था, टेक्स्ट बुक में भी ये डेरिवेशन पूरा दिया हुआ है। हम लोगों ने वर्क डन का फॉर्मूला लिया और उसमें फोर्स का फॉर्मूला है ma, और यहाँ पे s का जो वैल्यू आता है वो आता है s इक्वल टू हाफ at²। लेक्चर 2 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर प्लेलिस्ट में भी आपको मिल जाएगा। वहां पे जाके डेरिवेशन देख लीजिए ताकि आपका डेरिवेशन एकदम सही हो जाए। बहुत ही इजी वे में एक्सप्लेन किया था। मैंने आपको बताया कि टेक्स्ट बुक में एकदम डिटेल में दिया है, वो देख लेना। ये सिर्फ समझने के लिए है। डेरिवेशन देखो टेक्स्ट बुक में कहाँ पे है? पेज नंबर 23 पे ये जो एक्सप्रेशन दिया था ना, एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी, ये रहा पूरा। ये आंसर आपको वहां पे लिखना है। ओके, देख के डरो मत। लेक्चर 2 देखोगे तो मैंने हर एक स्टेप आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया था। बहुत ही इजीली आ जाता है। तो इसका आंसर ये यहाँ पे क्लियर दिया हुआ है। नेक्स्ट आंसर देखते हैं। तो ए हो गया, बी हो गया। सी में पूछा है प्रूव दैट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट ऑन रीचिंग द ग्राउंड इज नथिंग बट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इट्स इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। पढ़ के ऐसा लग रहा है भाई क्या बोल रहा है ये, लेकिन ये फ्री फॉल में जो ऑब्जेक्ट होता है उसके बारे में बोला है। यहाँ पे देख लो, फ्रीली फॉलिंग दिख रहा है। फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट मतलब जो हमने डेरिवेशन किया था इसके ऊपर पूरा, कि स्टार्ट में ऑब्जेक्ट ऊपर से जब गिरना शुरू करता है तो स्टार्ट में उसकी कोई वेलोसिटी नहीं होती, तो उसकी एनर्जी पूरी पोटेंशियल होती है। जब नीचे गिरता है तो बीच में थोड़ी काइनेटिक, थोड़ी पोटेंशियल। लास्ट में जब वो ग्राउंड पे पहुंचता है तो पूरी उसकी एनर्जी काइनेटिक हो जाती है। तो देखो वही तो लिखा है, ऑन रीचिंग द ग्राउंड इज नथिंग बट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इट्स इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका डेरिवेशन देख लो, टेक्स्ट बुक में भी दिया है, मैंने भी कराया था। टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 26 पे आपको दिया हुआ है ये पूरा। ये डायग्राम मैंने बहुत ही डिटेल में लेक्चर 2 में एक्सप्लेन किया हुआ है, और उसके 3 स्टेजेस ए, बी और सी भी मैंने आपको बता दिए थे। तो स्टार्ट में जब वो ए से शुरू करता है तब देखो उसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 0 ए पे, और पोटेंशियल एनर्जी mgh है। लेकिन जैसे जैसे वो नीचे गिरना शुरू करता है एनर्जी चेंज हो जाती है, और जब वो पॉइंट सी पे पहुंचता है ना, तो ये जो एनर्जी थी उसके पास mgh, जो पोटेंशियल एनर्जी थी, वो पूरी कन्वर्ट हो गई काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है। और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? देखो ये लेवल पे, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है 0। जब ग्राउंड पे पहुंच जाता है तब ये पूरी एनर्जी जो काइनेटिक, ये जो पोटेंशियल थी वो बन गई काइनेटिक। तो ये क्वेश्चन में वही पूछा है, तो आपको ये डेरिवेशन पूरा करके बताना पड़ेगा। मैंने भी किया था, देखो एक बार वो वाला भी पार्ट मैंने आपको पूरा ऐसे करके बताया था। एट ए, एट बी, एट सी, तीनों पे हमने टोटल एनर्जी देखी थी, mgh आती है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है? स्टार्ट में देखो पोटेंशियल एनर्जी mgh है, काइनेटिक एनर्जी 0 है, और लास्ट में क्या है? काइनेटिक एनर्जी mgh है और पोटेंशियल एनर्जी 0 है। ओके,
तो इसके आंसर में पूरा डेरिवेशन आपको लिख के बताना पड़ेगा। नेक्स्ट करते हैं। तो ये सी खत्म। डी देख लो। डी में पूछा है डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ वर्क डन व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड इन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। ये मैंने आपको लेक्चर 3 में ही करा दिया था, जिसमें मैंने सारे न्यूमेरिकल्स एक्सप्लेन किए थे। ये वाला आंसर आया था उसका। नहीं समझता है तो लेक्चर 3 अभी जाके देख लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। सारे न्यूमेरिकल्स ये तो सॉल्व किया ही है मैंने, ऊपर से ये जो सारे सॉल्व द फॉलोइंग एग्जांपल्स है पीछे वाले वो भी किए थे, और यहाँ पे जो सॉल्व प्रॉब्लम्स है एक्सरसाइजेस के जस्ट ऊपर वो भी मैंने लेक्चर 3 में करा दिए। तो हमारा डी तो ऑलरेडी हो चुका है। ई पे आते हैं। ई बोल रहा है इफ एन ऑब्जेक्ट हैज जीरो मोमेंटम, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर से लिंक कर रहा है, जीरो मोमेंटम है उसका, डज इट हैव काइनेटिक एनर्जी, एक्सप्लेन योर आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलो देखते हैं इसका सोल्यूशन कैसे लिखेंगे। तो ये क्वेश्चन में मुझे बताओ मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है। मोमेंटम को हम पी से डिनोट करते हैं। याद है ना, लॉज ऑफ मोशन के लेक्चर्स नहीं देखे तो जाके देख लो, वो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है पूरे साइंस में। तो मोमेंटम को पी से डिनोट करते हैं और मोमेंटम का फॉर्मूला होता है एम वी। तो ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो मोमेंटम है ना ये है जीरो। अब मुझे बताओ क्या मास ऑफ द ऑब्जेक्ट कभी जीरो हो सकता है? हो सकता है कोई बहुत पतला है तो उसका मास कम होगा, लेकिन जीरो होगा क्या? नहीं होगा। तो ये दो चीजों का प्रोडक्ट कर रहे हैं और उसका आंसर जीरो आ रहा है, और हमको पता है कि उसमें से m तो कभी जीरो हो ही नहीं सकता। अगर m जीरो नहीं है तो भी आंसर जीरो आ रहा है। मतलब क्या है कि यहाँ पे वेलोसिटी क्या है? जीरो। इसलिए तो जब मैं m को उससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो आंसर जीरो आ रहा है। देखो कोई भी दो चीजों का प्रोडक्ट, लेट्स से मैं दो नंबर लेता हूं a एंड b, और उसका आंसर जीरो आता है, तो उसका मतलब क्या है? या तो a जीरो है और b का कुछ वैल्यू, लेट्स से a जीरो है और b 100 है, तो जीरो इंटू 100 जीरो ही आएगा। b 1000 भी हो जाएगा, 10,000 भी हो जाएगा, तो भी फर्क नहीं पड़ता। वैसे ही या तो b का वैल्यू 100 है और इसका जीरो है, अगर b जीरो है तो ये कितना भी हो आंसर जीरो ही आएगा, और या फिर दोनों भी जीरो है तो भी मल्टीप्लाई करके जीरो आएगा। यहाँ पे m का मतलब मास होता है, मास कभी जीरो नहीं होता। तो हमको पता है कि v जीरो होगा तो ही मोमेंटम का आंसर जीरो आएगा, और क्वेश्चन में बोला है कि मोमेंटम जीरो है। अगर मोमेंटम जीरो तो मास तो जीरो हो नहीं सकता, तो वेलोसिटी जीरो, और वेलोसिटी जीरो तो काइनेटिक एनर्जी कितना आएगा? काइनेटिक एनर्जी का तो फॉर्मूला क्या है? 10-20 बार लिखा है ना, हाफ एम वी स्क्वायर। वी अगर जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी भी बड़ा जीरो बन जाएगा। ओके, तो मोमेंटम जीरो तो काइनेटिक एनर्जी भी जीरो। तो इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे? एकदम डिटेल में यहाँ पे लिखेंगे मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज एम वी एज मास ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन नेवर बी जीरो, देयरफॉर इफ p इक्वल टू जीरो, अगर इसका आंसर जीरो आ रहा है तो v को ही जीरो बनना पड़ेगा, और अगर v जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट का फॉर्मूला क्या है? हाफ एम वी स्क्वायर। इसमें v के जगह पे जीरो डालेंगे तो हाफ m कितना भी हो जीरो से मल्टीप्लाई होके आंसर जीरो ही आएगा काइनेटिक एनर्जी का, तो k इक्वल टू जीरो। तो इसने पूछा है एक्सप्लेन योर आंसर, तो हम बोलेंगे हेंस व्हेन द ऑब्जेक्ट हैज जीरो मोमेंटम इट्स काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो जीरो। ये पूरा एक्सप्लेन किया हमने। वीडियो पॉज करके फटाफट से कॉपी कर लो। ये लॉज ऑफ मोशन से हमने सीखा था ये वाला पार्ट। अगर मोमेंटम का फॉर्मूला नहीं आता है तो आपको इसमें दिक्कत होगी। मोमेंटम का फॉर्मूला इज मास इनटू वेलोसिटी। ओके, तो यहां पे हमारा ई भी खत्म। एफ क्या दिया है? Why is the work done on an object moving with uniform circular motion zero? वर्क डन जीरो कब होता है? वर्क डन जीरो तीन कंडीशंस, हमने दो तीन कंडीशंस देखी थी, थीटा इक्वल टू जीरो, थीटा इक्वल टू 90, है ना? देख लेंगे एक बार, वो रिवाइज कर लेंगे। देखो एक बार, चैप्टर जब शुरू किया था तो पेज 19 पे हमने देखा था कि वर्क डन का फॉर्मूला एफ एस कॉस थीटा होता है, और जब भी थीटा 90 होता है, थीटा 90 मतलब क्या कि फोर्स आप ऐसे लगा रहे हो और डिस्प्लेसमेंट उसको परपेंडिकुलर है ऐसे, अगर दोनों के बीच में एंगल 90 है, ये डिस्प्लेसमेंट और ये फोर्स, तो वर्क डन क्या आ जाएगा? वर्क डन आ जाएगा जीरो। ठीक है, ये कैसे भी हो सकता है, ये ऐसे रहा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऐसे रहा, बीच में एंगल 90 है, तो वर्क डन हमेशा जीरो आएगा। तो यहां पे ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो वर्क डन जीरो क्यों है? चलो बताता हूं मैं आपको। तो आप इमेजिन करो कि कोई एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में घूम रहा है। मैंने आपको बताया था कि एक रस्सी आप पकड़ते हो और रस्सी के एंड पे पत्थर बांध देते हो और वो रस्सी जोर जोर से घुमाते हो तो गोल घूमेगी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। तो जब भी वो रस्सी ऐसे, पत्थर यहाँ पे अटैच होगा, पत्थर ऐसे गोल गोल घूमेगा तो रस्सी भी साथ में घूमेगी ना। तो कोई भी पॉइंट पे आप जब उसकी वेलोसिटी निकालोगे ना, लेट्स से स्टोन यहाँ पे है या यहाँ पे है, तो
लेट्स से यहाँ पे आपने कंसिडर किया, तो उसकी वेलोसिटी हमेशा टैंजेंट ये वाले डायरेक्शन में होगी। अगर यहाँ पे लोगे तो ये वाले डायरेक्शन में होगी, यहाँ पे लोगे तो ये वाले डायरेक्शन में होगी, हमेशा ऐसे ही जाएगी वो। मैंने आपको चक्री का एग्जांपल दिया था लॉज ऑफ मोशन में, ऐसे जाएगी, ठीक है। और जो रस्सी है वो रस्सी उसको सेंटर से अटैच्ड है, तो यहाँ पे एंगल क्या बना 90 डिग्री। तो रस्सी से ही फोर्स लग रहा है ना, उसमें रस्सी से ही ताकत लग रही है, तो फोर्स ऐसा लग रहा है, लेकिन पत्थर ये डायरेक्शन में वेलोसिटी आ रही है उसकी। हर पॉइंट पे वेलोसिटी चेंज होती है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, चैप्टर 1 याद करो। तो डिस्प्लेसमेंट भी यही डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच में एंगल क्या है 90 डिग्री। कोई भी पॉइंट पे ले लो, यहाँ पे ले लोगे तो रस्सी भी ऐसे अटैच्ड होगी ना, नहीं तो पत्थर छूट के भाग जाएगा। रस्सी अटैच्ड होगी, क्या हो जाएगा 90 डिग्री। यहाँ पे भी रस्सी ऐसी होगी 90 डिग्री, यहाँ पे भी 90 डिग्री, यहाँ पे भी 90 डिग्री, यहाँ पे भी 90 डिग्री। ये थोड़ा बड़ा दिख रहा है लेकिन समझ लो कि वो 90 ही आ रहा है। तो आप कोई भी पॉइंट पे ऐसे ले लोगे यहाँ पे, तो दोनों के बीच का एंगल हमेशा 90 डिग्री होगा। फोर्स इधर होगा और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, वेलोसिटी इधर है ना, तो डिस्प्लेसमेंट भी इस डायरेक्शन में ही कंसिडर करेंगे। तो दोनों के बीच का एंगल 90। तो थीटा जो है, वर्क डन का फॉर्मूला क्या था, एफ एस कॉस थीटा। तो थीटा की जगह पे आ जाएगा 90, और थीटा की जगह आप 90 डालेंगे तो कॉस 90 की वैल्यू क्या है 0। फर्स्ट पेज पे ही मैंने आपको ये सिखाया था। तो फिर वर्क डन के फॉर्मूला में कॉस थीटा के जगह पे 0 डाल दो, क्योंकि कॉस थीटा का वैल्यू 0 है ना, तो यहां पे 0 आया, एफ एस इंटू 0 क्या आएगा 0। इसीलिए वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज 0। देखो पूरा एक्सप्लेन किया है। इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज अलोंग द रेडियस ऑफ द सर्कल। ये रेडियस है ना, तो फोर्स जो है, रस्सी यहां से बांधी थी ना आपने, पत्थर बांधा था और आप यहां पे खड़े हैं, आप रस्सी को जोर जोर से घुमा रहे हैं, ठीक है, तो रस्सी के अंदर ही फोर्स है। इट्स डिस्प्लेसमेंट इज अलोंग द टैंजेंट टू द सर्कल। इसको टैंजेंट बोलते हैं, जो सर्कल को जस्ट एक पॉइंट पे टच करता है उसको टैंजेंट बोलते हैं। 10th स्टैंडर्ड में आपको आएगा। Thus they are perpendicular to each other. They are always perpendicular. इसलिए थीटा आ गया 90 और हमने फॉर्मूला यूज करके इसका आंसर निकाल दिया। ओके, जल्दी कॉपी कर लो फटाफट से नोटबुक में। तो हमारा एफ भी खत्म। अब आते हैं क्वेश्चन 2 पे। चूज वन और मोर करेक्ट ऑल्टरनेटिव्स। वन और मोर बोला है, सिर्फ एक नहीं बोला है। पहला क्वेश्चन है, फॉर वर्क टू बी परफॉर्म्ड एनर्जी मस्ट बी, क्या होता है, ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वन प्लेस टू अनदर क्यों करना है, कॉन्सेंट्रेटेड भी जरूरी नहीं है, डिस्ट्रॉयड, एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय हो ही नहीं सकती, ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन टाइप टू अनदर, ये तो हमने देखा था, राइट। अगर कुछ भी काम करना है तो एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होती है। जैसे गाड़ी को आगे लेके जाना है तो उसमें जो फ्यूल होता है पेट्रोल या डीजल, उसके अंदर कौन सी एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी, और वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, ये गाड़ी आगे बढ़ने लगती है मतलब वो कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में, राइट। तो कुछ भी काम करना है, गाड़ी आगे बढ़ी मतलब वर्क डन हुआ, वो करने के लिए केमिकल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करना पड़ा। तो ट्रांसफॉर्म्ड, एनर्जी मस्ट बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन टाइप टू अनदर। तो इसका आंसर ये आना चाहिए। बी देखते हैं, जूल इज द यूनिट ऑफ। जूल किसका यूनिट है, देखो फोर्स, फोर्स का तो नहीं है, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है। वर्क, यस, वर्क का यूनिट जूल होता है, पर वन और मोर है, ठीक है, सब चेक करना पड़ेगा। पावर, पावर का यूनिट वॉट्स होता है, और एनर्जी, एनर्जी का यूनिट भी जूल्स होता है। तो इसके दो आंसर हैं, जूल इज द यूनिट ऑफ वर्क एंड एनर्जी। सी देख लो, विच ऑफ द फोर्सेज इन्वॉल्व इन ड्रैगिंग अ हेवी ऑब्जेक्ट on a smooth horizontal surface have the same magnitude। पढ़ने में डिफिकल्ट लगता है क्वेश्चन, लेकिन है बहुत ही सिंपल। इसको मैं सॉल्व करके बताता हूं, एक फिगर बना के बताता हूं ताकि आपको समझ में आए। तो यहां पे सेम क्वेश्चन लिख लिया मैंने। अब ये ड्रैग करने बोल रहा है ना हेवी ऑब्जेक्ट। पहले ड्रैग का मत देखो, पहले कोई एक ऑब्जेक्ट ऐसे यहां पे पड़ा हो, ठीक है, ये एक फ्लोर है, इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट ऐसे पड़ा हुआ है, ठीक है, हिल नहीं रहा है ऑब्जेक्ट। मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट का कुछ भी मास हो, ठीक है, ऑब्जेक्ट का नाम है ए, कुछ भी मास हो, जो उसका मास होगा उसके ऊपर कुछ तो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि अर्थ जो है वो हमेशा इसके ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, नीचे खींच रहा है उसको। कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हमने बहुत बार किया लॉज ऑफ मोशन में। तो ये ए को थोड़ा साइड में लिख देते हैं ताकि हमको समझ में आए। तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर ये वाला फोर्स तो एक्ट कर रहा है नीचे, कौन सा है, ग्रेविटेशनल फोर्स,
और उसकी वैल्यू हमेशा होती है mg, लेकिन अभी नहीं लिखना है तो मत लिखो, ठीक है। उसको बोल देता हूं ग्रेविटेशनल फोर्स, हमेशा एक्ट करेगा। लेकिन अगर ये फोर्स एक्ट कर रहा है तो ये ऑब्जेक्ट नीचे घुस क्यों नहीं जा रहा? ये नीचे जाना चाहिए ना। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या था? एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे खींच रहा है ना, तो इसके ऊपर इक्वल अमाउंट का ऊपर का फोर्स लग रहा है, ठीक है। वो फोर्स को बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं उसको, आपको 10th या 11th में आएगा। वो सरफेस जो होता है ना, कोई भी, वो सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट रख दो तो उसके ऊपर ग्रेविटेशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो यहां पे देखो ऐसा लिखा है रिएक्शन फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन, नॉर्मल नहीं लिखा है लेकिन रिएक्शन फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन। तो ये ऑब्जेक्ट के ऊपर ऐसे ऊपर की डायरेक्शन का एक फोर्स लगेगा और वो कौन सा होगा? रिएक्शन फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन। ये क्यों लग रहा है? क्योंकि न्यूटन्स थर्ड लॉ बोलता है। इसको जनरली आप 10th 11th 12th आगे जाएंगे तो आपको दिखेगा कि इसको हमेशा n से डिनोट करते हैं, क्योंकि ये नॉर्मल रिएक्शन इसका नाम होता है। नॉर्मल है इसीलिए। नॉर्मल किस चीज को बोलते हैं? ये हमेशा होता ही है। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ये बुक टेबल पे पड़ी है तो ऐसे मत सोचो कि बुक के ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा। वो बुक अगर ऐसे टेबल पे पड़ी है ना, तो बुक पे ग्रेविटी तो एक्ट कर रही है और जो टेबल है वो भी बुक पे एक फोर्स लगा रहा है नॉर्मल रिएक्शन का। तो ये दोनों इक्वल है, इसलिए बुक एक जगह पे पड़ी है। अगर दोनों इक्वल नहीं होते, अगर नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा होता तो बुक हवा में उड़ जाती ना। नहीं उड़ रही हवा में बिकॉज वो इक्वल एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो फोर्स कितना होता है? 0। तो वैसे ही यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक रिएक्शन फोर्स लगता है। तो यहाँ पे हम लोग इसका आंसर क्या लिखेंगे? एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा और एक रिएक्शन फोर्स लगेगा इन वर्टिकल डायरेक्शन। अब मैं आपको बताता हूं इसमें क्या बोल रहा है। विच ऑफ द फोर्सेस इन्वॉल्व्ड इन ड्रैगिंग अ हेवी ऑब्जेक्ट ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस हैव द सेम मैग्नीट्यूड। इसको अगर आप खींच भी रहे हो ना, अगर इसको एक फोर्स आगे खींच रहा है, ड्रैग कर रहा है मतलब खींच रहा है, ठीक है। लेट्स से वो एफ से खींच रहा है, अभी वो एफ से खींच रहा है तो आगे जा रही है, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। फ्रिक्शन फोर्स नहीं होगा यहाँ पे बिकॉज उसने बोला है स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। स्मूथ सरफेस पे हम अज्यूम कर रहे हैं फ्रिक्शन नहीं होता। तो इसके सामने इक्वल मैग्नीट्यूड वाला, सेम मैग्नीट्यूड वाला कोई नहीं, सिर्फ ये दो फोर्स ही है जो सेम मैग्नीट्यूड वाले हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ये वाला एंड ये जो फोर्स होता है उसको बोलते हैं रिएक्शन फोर्स इन वर्टिकल। देखो वर्टिकल डायरेक्शन में है ना, रिएक्शन फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन। तो इसका आंसर आ जाएगा सेकंड एंड थर्ड। आया समझ में? तो अपना ये सी भी हो गया। सी में हमने क्या किया? सेकंड वाला ग्रेविटेशनल फोर्स होगा एंड थर्ड वाला भी होगा रिएक्शन फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन। इसके दो आंसर्स हैं। फोर्थ पूछा है डी, पावर इज अ मेजर ऑफ। पावर क्या करता है? पावर मेजर करता है रेट एट विच वर्क इज डन। रेट मतलब क्या? वर्क कितनी फास्ट हो रहा है या कितनी स्लो हो रहा है, रैपिड हो रहा है, स्लो हो रहा है। तो यहां पे देखो फर्स्ट सेंटेंस दिया है, रैपिडिटी विथ विच वर्क इज डन। रैपिड मतलब फास्ट कितना हो रहा है। तो मैंने आपको बताया पावर की डेफिनेशन क्या है, रेट एट विच वर्क इज डन। फॉर्मूला लिखूंगा तो ऐसा आता है ना W/T। तो हमको पता चलता है कि वर्क डन जो हो रहा है वो कितना फास्ट हो रहा है या कितना स्लो हो रहा है। रैपिडिटी मतलब कितनी स्पीड से हो रहा है, तो ये ऑप्शन तो आएगा ही। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द वर्क, नहीं, ये पावर नहीं बताता। पावर तो बताता है कि कितनी फास्ट होगा या कितना स्लो होगा। एनर्जी कितना लगेगा वो पावर नहीं बताता। द स्लोनेस विथ विच वर्क इज परफॉर्म, ये भी पावर बता सकता है ना, क्योंकि देखो इसमें टाइम है। ये जब परफॉर्म करेंगे तो कितना टाइम लगेगा, स्लो होगा फास्ट होगा, पावर से पता चल जाएगा ना। तो ये ऑप्शन भी आना चाहिए। थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है लेकिन आप डेफिनेशन देख लो। पावर क्या है? रेट एट विच वर्क इज डन। रेट कैसा हो सकता है? रेट फास्ट भी हो सकता है, मतलब रैपिड भी हो सकता है, और रेट स्लो भी हो सकता है। तो ये दोनों आने चाहिए, रैपिडिटी और स्लोनेस। और फोर्थ ऑप्शन है लेंथ ऑफ टाइम। पावर सिर्फ टाइम नहीं देता, खाली टाइम देगा तो डब्ल्यू क्या चने खाएगा। तो पावर देता है रेट। रेट मतलब कितना फास्ट या कितना स्लो काम हो रहा है वो पता चलता है। तो ये ऑप्शन फर्स्ट और ऑप्शन थर्ड होना चाहिए। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बहुत लोग सिर्फ ये रैपिडिटी वाला ऑप्शन बोलेंगे, हो सकता है आपकी टीचर भी बोले, लेकिन इसमें ये स्लोनेस भी आना चाहिए, क्योंकि पावर जरूरी नहीं है कि कितना फास्ट हो रहा है काम वो बताए, ऐसे भी बता देगा ना। कुछ आप देख रहे हो कोई बॉल बहुत स्लो डाल रहा है तो आप ऐसे बोलेंगे ना उसमें तो पावर नहीं है, बहुत कम पावर है उसमें। तो स्लोनेस भी बताता है ना, सिर्फ फास्ट नहीं बताता, स्लोनेस भी बताता है। तो इसमें फर्स्ट और थर्ड दोनों होना चाहिए। ओके, तो यहां पे हमारा ये डी भी हो गया। नेक्स्ट पेज पे ई दिया है, while dragging or lifting an object, negative work is done by the applied force, gravitational force, frictional force and reaction force. चलो ये ऑप्शन हम लोग डायग्राम बना के देखते हैं। तो यहां पे देख लो,
मैंने दोनों डायग्राम बनाए, जब आप कुछ ड्रैग करते हो या फिर कुछ लिफ्ट करते हो। पहले ड्रैग वाला देख लो, क्योंकि इसके पहले भी मैंने आपको सेम डायग्राम बना के बताया था कि आप फोर्स से इस ऑब्जेक्ट को खींच रहे हो, तो नीचे उसके ऊपर कौन सा फोर्स एक्ट करेगा। यहाँ पे बोला नहीं है कि नीचे सरफेस स्मूथ है या नहीं, तो अगर नहीं बोला है तो हम लोग बोलेंगे कि फ्रिक्शन एक्ट करेगा। फ्रिक्शन हमेशा कौन सा डायरेक्शन में एक्ट करता है। मैंने आपको बताया था पहले भी जब थियोरी सिखाई थी कि साइकिल आप एकदम खराब रोड पे चलाओगे तो आपको ज़्यादा मेहनत लगती है, एकदम प्लेन रोड पे चलाओगे तो साइकिल आराम से जाती है। क्यों ऐसा? बिकॉज जो सॉफ्ट रोड है, स्मूथ रोड है, उस पर ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन थोड़ा कम होता है। जो एकदम गंदा रोड होता है, खड्डे होते हैं, उसमें फ्रिक्शन सामने से ज़्यादा होता है। जो रफ सर्फेस वाला रोड होगा उस पर आपको साइकिल चलाने में थोड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि फ्रिक्शन उस पर ज़्यादा होता है। तो फ्रिक्शन क्या करता है? फ्रिक्शन आप जो डायरेक्शन में जा रहे हो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है, आपको रोकने की कोशिश करता है। ओके, तो अगर यहाँ पे मैं इस ऑब्जेक्ट को ऐसे खींच रहा हूं तो फ्रिक्शन फोर्स कौन से डायरेक्शन में लगेगा? फ्रिक्शन फोर्स उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, ऐसे उसको पीछे खींचेगा, यहां से इसके नीचे से ऐसे उसको पीछे खींचेगा। ठीक है, फ्रिक्शन। तो ऑब्जेक्ट तो इस तरफ जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है और फ्रिक्शन फोर्स इधर जा रहा है। दिख रहा है? फ्रिक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ऑपोजिट है। जब भी फोर्स, फ्रिक्शन भी एक फोर्स है, राइट? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ऑपोजिट होगा तो वर्क कौन-सा होता है? नेगेटिव वर्क होता है। तो ड्रैगिंग में कौन नेगेटिव वर्क करेगा? फ्रिक्शन जो है वो नेगेटिव वर्क करेगा। ये जो नॉर्मल फोर्स अप्लाई किया वो नहीं करेगा। क्यों? बिकॉज वो तो इधर खींच रहा है और ऑब्जेक्ट भी वहां पे खींचा चला जा रहा है, बट वो वहां पे खींच रहा है तो फ्रिक्शन ऑपोजिट एक्ट कर रहा है, और डिस्प्लेसमेंट तो इस डायरेक्शन में, ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में आगे चला जाएगा। तो फ्रिक्शन कौन सा काम करेगा? फ्रिक्शन करेगा नेगेटिव काम। तो एक बार ये आंसर आएगा। अब ये हो गया ड्रैगिंग। अब हम देखते हैं लिफ्टिंग में क्या होगा। ठीक है, लिफ्टिंग, जब आप ऑब्जेक्ट लिफ्ट करेंगे तो आपने ऑब्जेक्ट को ऊपर खींचा, आपने ताकत लगाई, तो ऑब्जेक्ट ऐसे नीचे से ऊपर गया ना, तो डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की डायरेक्शन में हुआ और आपने खींचा भी ऊपर, तो फोर्स जो आपने लगाया वो तो पॉजिटिव काम कर रहा है। लेकिन कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ में हो, अर्थ के ऊपर कहीं पे भी हो, ऊपर प्लेन भी उड़ता है तो भी उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स तो नीचे उसको खींचेगा ही, और ये ऑब्जेक्ट तो ऊपर जा रहा है और ग्रेविटेशनल फोर्स को नीचे खींच रहा है, तो वर्क डन कैसा होगा? नेगेटिव, क्योंकि फोर्स नीचे खींच रहा है, डिस्प्लेसमेंट उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। कैंगरू वाला काम किया था, याद है? कैंगरू वाला मैंने एग्जांपल दिया था। तो यहाँ पे दोनों ऑपोजिट है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे भी काम कैसा होगा भाई? काम होगा नेगेटिव। तो नेगेटिव वर्क के दो आंसर्स आ गए यहाँ पे। अब ये रिएक्शन फोर्स दिया है। रिएक्शन फोर्स मतलब ये ना, नॉर्मल रिएक्शन मैंने बताया था हर एक सरफेस एक्सर्ट करता है। जब आप ड्रैग कर रहे हो तब ऊपर तो डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा ना, डिस्प्लेसमेंट यही लेवल पे हो रहा है। वो टेबल छोड़ रहा है क्या? सरफेस के ऊपर ही है वो, तो ये टेबल छोड़ ही नहीं रहा तो ऊपर तो डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो रहा। करेक्ट? तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन है कोई काम नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि देखो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर है, तो दोनों के बीच का एंगल क्या है? 90 डिग्री। मतलब नॉर्मल रिएक्शन कोई काम नहीं करेगा। इसमें अप्लाइड फोर्स भी दिया हुआ है। अप्लाइड फोर्स मतलब आपने जो फोर्स लगाया, आपने जो फोर्स लगाया, इधर देखो F, वही डायरेक्शन में ये बॉडी मूव करेगा। सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो नेगेटिव वर्क क्यों होगा भाई? पॉजिटिव वर्क होगा ना, तो ये तो चांस ही नहीं है। इसमें भी देखो आपने ये फोर्स लगाया उसको उठाने में, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर हो रहा है, तो आपने पॉजिटिव वर्क किया ना, तो नेगेटिव वर्क वहां पे भी नहीं होगा, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट और अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड मतलब आपने जो अप्लाई किया, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो वहां पे भी नेगेटिव वर्क नहीं होगा। तो नेगेटिव सिर्फ दो टाइप में होगा, या तो ग्रेविटेशनल फोर्स या तो फ्रिक्शनल फोर्स। ये डायग्राम बनाएंगे ना तो जिंदगी भर काम आने वाला है। थोड़ी चीजें आपको शायद नहीं समझ में आए, लेकिन फ्रिक्शन तो इजीली समझ में आता है कि फ्रिक्शन हमेशा आप जो डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हैं उसके ऑपोजिट में अप्लाई करता है। थोड़ा रफ सरफेस पे साइकिल चलाओ तो समझ में आएगा कि जो सरफेस है वो आपको रोकता है, आप उतनी स्पीड नहीं चला सकते जितना स्मूथ सरफेस पे चला सकते हो। और कोई हैवी ऑब्जेक्ट उठाने की कोशिश करो, आपको समझ में आएगा कि उसको कोई तो नीचे खींच रहा है, कोई बंदा भी नीचे बैठ के कोई प्रैंक नहीं कर रहा आपसे खींचने की। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है अर्थ का वो उसको नीचे खींचता है। ठीक है, चलो समझ में आ गया ये। नेक्स्ट करते हैं। तो इसमें हमने देखा ग्रेविटेशनल फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स दोनों नेगेटिव काम करते हैं। ठीक है, तो ई भी हमारा हो गया खत्म। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग प्रॉपर ऑल्टरनेटिव। आपको रीराइट करना है, तो यहीं पे हम लोग ऑप्शन चूज कर लेंगे। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ योर बॉडी इज लीस्ट व्हेन यू आर, लीस्ट मतलब सबसे कम आपकी पोटेंशियल एनर्जी कब होगी। तो इसमें चार ऑप्शन दिए, सिटिंग ऑन द चेयर,
सिटिंग ऑन द ग्राउंड, स्लीपिंग ऑन द ग्राउंड एंड स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी हाइट पे डिपेंड करती है, तो अगर हाइट पे डिपेंड करती है तो लेट्स से ये ग्राउंड है ना, तो ये ग्राउंड से सबसे कम हाइट कहाँ पे होगी? ये देखो ये बेचारा सो रहा है तो मैंने उसको पिलो भी दिया है, ऐसे बेचारा कैसे सो जाएगा ग्राउंड पे, और सो रहा है इसलिए जेड 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 डाला है यहाँ पे। तो इसकी सबसे कम हाइट यहाँ पे हो रही है ना सोने के टाइम पे। देखो ग्राउंड पे बैठा है तब भी उसकी हाइट थोड़ी ऊपर तक है, चेयर पे बैठा है तब यहाँ तक है, खड़ा है तब तो बहुत ऊंचा है। तो सबसे कम हाइट ये पोजीशन में ना जब ही स्लीपिंग ऑन द ग्राउंड। अगर वो बेड पे सोता और बेड इतना बड़ा होता और यहाँ पे सोता तो उसकी हाइट थोड़ी ज्यादा होती, लेकिन यहाँ पे वो बेड पे नहीं सो रहा, वो ग्राउंड पे सो रहा है, तो उसकी सबसे कम हाइट यहाँ पे है, तो सबसे कम पोटेंशियल एनर्जी इधर होगी। दिख रहा है ना, हाइट देखो यहाँ पे इतनी है, यहाँ पे इतनी है, यहाँ पे इतनी है, और यहाँ पे हाईएस्ट हाइट इतनी है, बस उससे ऊपर नहीं जा, तो सबसे कम देखो यही वाला है। ओके, तो ये वाला है। सेकंड कौन सा होगा? सेकंड सबसे कम इधर होगा, थर्ड इधर होगा, और फोर्थ सबसे हाईएस्ट पोटेंशियल एनर्जी ये पोजीशन में होगी। ओके, तो हम लोग इसका आंसर क्या लिखेंगे? सबसे लीस्ट पूछा है तो स्लीपिंग ऑन द ग्राउंड। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन थे, सिटिंग ऑन अ चेयर, सिटिंग ऑन द ग्राउंड, स्लीपिंग ऑन द ग्राउंड एंड स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। तो हमने बोला स्लीपिंग ऑन द ग्राउंड, तो आ जाएगा इसका आंसर स्लीपिंग ऑन द ग्राउंड। नेक्स्ट देखते हैं, द टोटल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रीली टुवर्ड्स द ग्राउंड। एक ऑब्जेक्ट आपने हवा में से छोड़ दिया, इसके ऊपर मैंने कितना बड़ा डेरिवेशन किया था, टेक्स्ट बुक में दिया है, याद है ना? तो उसके टोटल एनर्जी को क्या होता है? डिक्रीजेस, रिमेन्स अनचेंज्ड, इंक्रीजेस, इंक्रीजेस इन द बिगिनिंग एंड देन डिक्रीजेस। ये 4 ऑप्शन दिए कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन इसका आंसर है रिमेन्स अनचेंज्ड, बिकॉज ये कांस्टेंट रहती है टोटल एनर्जी। टेक्स्ट बुक में पेज बताऊं जहां पे किया है हमने, और मैं डेरिवेशन भी आपको बता दूंगा। ये जो क्वेश्चन किया ना आपने, ये वाला, इसमें भी वो किया था ना अपन ने, ट्रांसफॉर्मेशन होता है सिर्फ, एनर्जी सेम रहती है हर एक लेवल पे। चलो टेक्स्ट बुक में देखते हैं कहां पे दिया हुआ है, एकदम क्लियरली पेज नंबर 26 पे दिया हुआ था, ये पूरा डेरिवेशन करवाया और उसके नेक्स्ट पेज पे ये लिख के भी बताया और बोला भी, देखो एट एनी पॉइंट ड्यूरिंग द फॉल द टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब कभी चेंज नहीं होती, टोटल एनर्जी जो है वो हमेशा सेम रहेगी। उसकी पोटेंशियल और काइनेटिक चेंज होते रहेगी, जैसे ए हाईएस्ट लेवल पे पोटेंशियल थी लेकिन काइनेटिक 0 थी, लेकिन टोटल mgh था। जो बीच में लेवल था बी, उस पे पोटेंशियल, ये काइनेटिक और ये पोटेंशियल दोनों मिल गया, पर दोनों को ऐड करके आपको टोटल ये मिला। और सी पे पोटेंशियल एनर्जी 0 थी लेकिन उसकी काइनेटिक एनर्जी mgh थी, तो टोटल वापस mgh मिला। तो ये तीनों लेवल पे देखो आंसर mgh mgh mgh, मतलब टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब अनचेंज्ड। मैंने आपको पूरा डेरिवेशन भी करवाया था इसके ऊपर, याद है ना? चलो तो इसका आंसर मार्क कर देते हैं, तो इसका आंसर आएगा रिमेन्स अनचेंज्ड। तो ए खत्म, बी खत्म, सी पे आते हैं। If we increase the velocity of a car moving on a flat surface to 4 times its original speed, its potential energy, ये potential energy के बारे में बात कर रहा है। वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, वेलोसिटी से काइनेटिक एनर्जी का लेना देना है, और चेंज किसका पूछ रहा है? पोटेंशियल एनर्जी का। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? तो अगर आप फ्लोर पे एक फ्लैट सरफेस पे गाड़ी भगा रहे हो, ठीक है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज या डिक्रीज होगी, क्योंकि वेलोसिटी है उसमें। अगर आप वेलोसिटी इंक्रीज कर रहे हो तो उससे पोटेंशियल एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम लोग लिखेंगे विल नॉट चेंज। बहुत ज्यादा दिमाग लगाएंगे ना, अगर बहुत ज्यादा, 9th स्टैंडर्ड लेवल ज्यादा नहीं, 11th 12th या फिर इंजीनियरिंग लेवल ज्यादा, तब आपको समझ में आएगा कि यार पोटेंशियल एनर्जी तो केमिकल एनर्जी भी है अंदर, स्टोर हो रही है, तो हो सकता है कम भी हो रही हो। लेकिन आपके लेवल पे या एक्चुअली जनरली भी आप बात करें तो वेलोसिटी से काइनेटिक एनर्जी का लेना देना है, पोटेंशियल एनर्जी का नहीं है लेना देना। ठीक है, जब गाड़ी फ्लैट सरफेस पे भाग रही है, अगर ऐसा बोला होता ऊपर से कुछ छोड़ा है, लेट्स से प्लेन ऊपर से नीचे आ रहा है, ऐसा कुछ है, तो अलग बात थी। यहाँ पे क्या बोला? फ्लैट सरफेस के ऊपर बात हो रही है, तो पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। ओके, डी, द वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड ऑन। वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? वर्क डन का फॉर्मूला है एफ cos थीटा, ये है ना। फर्स्ट वाला देखो, डज नॉट डिपेंड ऑन डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट पे तो डिपेंड करता है, देखो एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट है ना, तो आंसर ये नहीं हो सकता। अप्लाइड फोर्स, ये एफ आपने अप्लाई फोर्स किया था, तो अप्लाइड फोर्स भी है, नहीं कर सकते। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ये देखो क्लियरली पता है थीटा क्या है, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्थ वाला भी नहीं हो सकता। तो आंसर क्या है? ऑप्शन 3, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। वर्क डन का फॉर्मूला लिखने का एकदम क्लियरली समझ में आ जाएगा कि आंसर क्या आएगा। तो इनिशियल वेलोसिटी पे
नहीं डिपेंड करता। तो ये आंसर, एक्चुअली क्रॉस मत मारो, डज नॉट डिपेंड लिखा इसलिए मैंने से किया, तो आंसर आएगा 3। ओके, तो अपना डी भी हो गया। अब देखते हैं फोर्थ वाला, स्टडी द फॉलोइंग एक्टिविटी एंड आंसर द क्वेश्चंस। टेक 2 aluminum channels of different lengths, place the lower ends of the channels on the floor and hold their upper height ends at the same height। मतलब दोनों एल्यूमिनियम चैनल अलग अलग लेंथ के हैं, लेकिन उनकी जो हाइट है, लेट्स से मैं इसको डायग्राम बना के बताता हूं आपको, चलो फिर देखेंगे। तीसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है, तीसरा पॉइंट, नाउ टेक 2 balls of the same size and weight and release them from the top end of the channels, they will roll down and cover the same distance। ये वो बता रहा है, सेम डिस्टेंस, रोल डाउन कवर द सेम डिस्टेंस मतलब क्या, एक चैनल ऐसे एकदम स्टीप रखा है और दूसरा चैनल मतलब एक ऐसे पाइप जैसा पकड़ लो, सेम लेंथ का नहीं है, लंबा है थोड़ा, लेकिन जो ये हाइट है ना, ये हाइट और ये हाइट सेम है, और यहाँ पे से बॉल छोड़ा और यहाँ पे से बॉल छोड़ा, ऐसा मत सोचो सामने सामने छोड़ा है, मेरे पास जगह नहीं है, 2D में इतना ही दिखेगा ना, 3D में तो नहीं दिखा सकता मैं आपको। तो यहाँ से बॉल छोड़ा तो वो ऐसे स्लाइड होके जाएगा और आगे फिर बहुत आगे तक जाएगा जहाँ तक उसमें एनर्जी हो। और अगर आपने क्या किया, सेम हाइट रखा लेकिन लंबा चैनल लिया, ठीक है, ऐसे लंबा चैनल लिया, सेम हाइट है, देखो यही हाइट पे से बॉल छोड़ा, तो यहाँ पे से भी बॉल छोड़ेंगे तो आगे जाएगा। तो ये बोल रहा है ये आगे जाके सेम हाइट तक पहुंचेगा, दोनों सेम जगह से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा मत सोचो ये चैनल आगे 2D में मैं नहीं बता पाऊंगा आपको, 3D में अगर आपको बताना होता तो एकदम समझ आता कि ये दोनों सेम जगह पे बैठे हैं, इसका स्लोप थोड़ा ज़्यादा है, इसका स्लोप लंबा है, क्योंकि लंबी चैनल है ना, हाइट सेम है, याद रखना है, सेम हाइट से बॉल छोड़ा है। तो ऐसा हो रहा है। अब वो पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है इसके ऊपर, एट द मोमेंट ऑफ रिलीजिंग द बॉल्स विच एनर्जी डू द बॉल्स हैव। जब आपने एल्यूमिनियम चैनल मतलब पाइप समझ लो, ठीक है, एक छोटा पाइप है और एक बड़ा पाइप है, दोनों सेम लेवल से है, ठीक है। अगर दोनों का हाइट सेम लेवल पे और यहाँ पे से आपने बॉल छोड़ा, बॉल स्टार्ट में 0 वेलोसिटी पे था तो उसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है, लेकिन हाइट पे है, वो इतनी हाइट पे है, तो उसके पास कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो यहाँ पे ऊपर उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी। एज द बॉल्स रोल डाउन विच एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू विच अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। ऊपर उसके पास क्या थी, पोटेंशियल एनर्जी। जैसे आपने बॉल छोड़ा तो उसकी वेलोसिटी आई ना, मोशन आ गया, बॉल घूमने लगा, आगे बढ़ने लगा, मतलब उसमें मोशन आया, तो उसमें क्या आई, काइनेटिक एनर्जी। कहां से आई, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड। तो कहां से कन्वर्ट हुई, पोटेंशियल एनर्जी में से कन्वर्ट होकर काइनेटिक एनर्जी बनी। तो कहां से आई वो, इनटू विच अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी में आई वो, ठीक है। वाई डू द बॉल्स कवर द सेम डिस्टेंस ऑन रोलिंग डाउन। ये आगे जाके अगर ये 100 मीटर जा रहा है तो ये भी 100 मीटर ही जाएगा। आप सोचेंगे अरे सर ये तो पाइप लंबा है, ये ज़्यादा दूर जाना चाहिए, ये पाइप छोटा सा है, ये कम दूर जाना चाहिए। यार दोनों सेम हाइट से स्टार्ट कर रहे हैं, तो दोनों बॉल के अंदर इंजन तो है नहीं, दोनों बॉल को हमने हाइट पे लेके गए तो उनमें पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ हाइट पे डिपेंड करती है। फॉर्मूला क्या था, mgh, सिर्फ हाइट पे डिपेंड करती है। दोनों की हाइट सेम है तो दोनों बॉल में सेम एनर्जी होगी, और अगर दोनों बॉल में सेम एनर्जी है तो दोनों सेम डिस्टेंस रोल करेंगे, ठीक है। What is the form of the eventual total energy of the balls? अगर ये एकदम फ्लोर पे आ गए तो इसका इवेंचुअल फॉर्म क्या है वो पूछ रहा है। ऊपर क्या था, पोटेंशियल एनर्जी। जब बीच में था तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों थे। जब नीचे आ गया तो एकदम मोशन में है, तो उसमें कौन सी एनर्जी होगी। बेसिक लेवल पे लिखना है तो काइनेटिक एनर्जी लिख दो, और आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है तो मैकेनिकल एनर्जी लिख सकते हो, लेकिन आपके लेवल पे काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। Which law related to energy does the above activity demonstrate? Law of conservation of energy। ठीक है, ऊपर से आप बॉल छोड़ रहे हो, नीचे जा रहा है, तो आप कौन सा लॉ एक्सप्लेन कर रहे हो, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है ना, तो कौन सा लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आया समझ में। तो ये हो गया हमारा ऑल 5 क्वेश्चंस आंसर्ड, ठीक है। तो ये 4th क्वेश्चन भी यहाँ पे खत्म। तो 5th तो मैंने आपको न्यूमेरिकल वाले वीडियो में ऑलरेडी बता दिया। तो ये चैप्टर के भी हमने सारे क्वेश्चन जो एक्सरसाइजेस में थे वो सॉल्व कर दिए। ओके, काफी सिंपल है ना, बहुत ही अच्छा चैप्टर था ये, और ये आगे जाके भी बहुत काम आएगा, और अभी भी आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। आपकी लाइफ में भी आप इसके बारे में अगर सोचेंगे तो बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। तो हमने पहले 2 चैप्टर्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए। अगर आपको वीडियोस देखने हैं तो यहाँ पे राइट साइड में आई के बाजू में लिंक आएगा, उसमें साइंस का प्लेलिस्ट मिलेगा जिसमें आपको वो सारे वीडियोस मिल जाएंगे।
क्लिक कीजिए। लाइन वाइज मैंने सब कुछ अपलोड किया है, हर एक के क्वेश्चन आंसर्स, न्यूमेरिकल सब कुछ एक्सप्लेन करता हूं मैं। उसके वीडियोस आपको थंबनेल देख के समझ में आ जाएगा। आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, लिंक आपको पता ही है, दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि उनको भी साइंस अच्छा लगे, आप लोग साथ में साइंस डिस्कस करें तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। शेयर तो करना ही, और नीचे देखो सब्सक्राइब का बटन है, उस पर भी क्लिक कर दो ताकि आपको चैनल पे जो भी हो रहा है उसके बारे में पता चले, नए वीडियोस आए, आपको नोटिफिकेशन आए, उसके लिए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दो ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना करें। कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, या आपका कोई फीडबैक है तो वो भी आप कमेंट्स में बता सकते हैं। मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूँ, और जब मुझे पता चलता है कि आपको मेरा वीडियो देखकर साइंस समझ में आ रहा है तो मुझे और मोटिवेशन आता है और ज़्यादा वीडियोस बनाने के लिए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।